लेट अस डिस्कस द टॉपिक ऑफ मैरिटल रेप. ये हम पढ़ रहे हैं दृष्टि IS से. ओके, अच्छा आर्टिकल लग रहा है. सो लेट अस जस्ट गो थ्रू इट क्विकली. दिस आर्टिकल इज बेस्ड ऑन, यहाँ से हम ये टूल भी यूज़ कर लेंगे हाईलाइट करने के लिए. थोड़ा सा स्लो चल रहा है बट काम चलाते हैं. सो दिस आर्टिकल इज बेस्ड ऑन द इम्प्यूनिटी ऑफ marital rape, which was published in Indian Express. Okay. Domestic violence in India is an entrenched problem. What problem? How do we deselect this? Delete. Some problem. Entrenched meaning fixed, having existed for so long. ओके, मतलब बहुत टाइम से ऐसे एंट्रेंच हो रखे हैं. एंड इट हैज़ ओनली बीन एक्सैसरबेटेड इन रिसेंट ईयर्स. अकॉर्डिंग टू NCRBC, 70% ऑफ वुमेन आर विक्टिम्स ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस. ओके, बहुत सैड रिपोर्ट है ये, बट ओके, 70% वुमेन पे ये डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है. और डोमेस्टिक वायलेंस ना ऐसे चलता आ रहा है तब से, बहुत टाइम से एक्सैसरबेट ही हुआ है ये. फिर वन सच मैनिफेस्टेशन ऑफ दिस डोमेस्टिक वायलेंस इज़ मैरिटल रेप. इसमें से एक मैनिफेस्टेशन है ये मैरिटल रेप की. ये एक्ट है जिसमें योर स्पाउस फोर्सेस यू इनटू हैविंग सेक्स विदाउट प्रॉपर कंसेंट is an unjust yet not uncommon way to degrade and disempower women. मतलब कितना ये is not yet uncommon. तो ये degrade करता है, disempower करता है. Without proper consent when you force the other person, the other spouse. Today marital rape, इसमें spouse word used है. Today marital rape has been impeached in more than 100 countries. But unfortunately, India is one of the only 36 countries where marital rape is not criminalized. क्यों नहीं? क्योंकि भाई प्रूव नहीं हो पाएगा ना, कैसे प्रूव करेंगे, और उसके डिपेंडेंसी बढ़ेगी और क्या होगा. Even though many legal amendments have been done in criminal law for the protection of the women, the non-criminalization of marital rape in India undermines. मतलब सब इतना बढ़िया इन्होंने प्रोग्रेस कर लिया विमेन के राइट्स में, बस एक यही मात खा जाता है इंडिया. क्योंकि बाकी सब ने इंटरनेशनल सिनेरियो देखा जाए तो काफ़ी कंट्रीज़ को इम्पीच कर चुकी हैं, बट लेकिन हमारे यहाँ मतलब बहुत माइनॉरिटी कंट्रीज़ में से इंडिया एक है कि जहाँ पे इसको इम्पीच नहीं किया है. मतलब इतनी एम्पावरमेंट करता फिरता है इंडिया पर, लेकिन यहाँ पे इन्होंने अंडरमाइन कर दिया डिग्निटी और ह्यूमन राइट्स ऑफ वुमेन को. स्टेटस ऑफ मैरिटल रेप क्या है? The definition of rape codified in section 375 of IPC includes all forms of sexual assault involving non-consensual intercourse with a woman. ठीक है, ये इंक्लूड करता है कि भाई सेक्सुअल असॉल्ट हो रहा है कि अगर आप नहीं कंसेंट ले रहे हो तो. कहाँ चला गया? वेयर्स बाकी का टेक्स्ट? ठीक है, स्टेटस क्या है? कहाँ थे हम? चेंज हो गया माहौल. हाँ, द डेफिनेशन ऑफ रेप कोडिफाइड इन सेक्शन 375 इंक्लूड्स ऑल फॉर्म्स ऑफ नॉन कंसेंशुअल. फिर नॉन क्रिमिनलाइजेशन ऑफ मैरिटल रेप इन इंडिया एमानेट्स फ्रॉम एक्सेप्शन 2. However, exception 2 of 375 exempts unwilling sexual intercourse between a husband and a wife over 15 years of age. कि भाई 15 साल से ऊपर है तो हो सकता है. From 375's definition of rape and thus immunizes such acts from prosecution. As per current law, a wife is presumed to deliver perpetual consent to have sex with her husband after entering into marital relations. मतलब assume किया जाता है आजकल के लॉ के हिसाब से, wife is presumed to be there. The concept of marital rape in India is the epitome of what we call an implied consent. इसमें implied consent ये चल ही नहीं रहा यार, इसका हाईलाइटर चलिए. तो the consent of marital rape in India is the epitome कि implied consent मान लेते हैं हम इसको. We consider it as an implied consent. Marriage between a man and a woman here implies that both have consented to sexual intercourse and it cannot be otherwise. कि मतलब शादी होगी तो भैया ये तो होगा ही ना, ये तो इम्पेरेटिव है. मैरिटल रेप
अगेंस्ट लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल। अभी तक मैं समझा दिया कि क्या स्टेटस है और कहाँ से मैंडेट करता है। एक्सेप्शन 2 से आता है। मैरिटल रेप में 2 वर्ड्स हैं तो एक्सेप्शन 2 से आता है मैरिटल रेप, तो एक्सेप्शन 2। ओके, मैरिटल रेप अगेंस्ट लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, डॉक्ट्रिन ऑफ कोवर्चर non-criminalized nature of marital rape emanates from the British era. The marital rape largely influenced by and derived from this doctrine of merging the woman's identity with that of her husband. At the time the IPC was drafted, a married woman was not considered an independent legal entity. हाँ, तो उसको इंडिपेंडेंट माना ही जाता था जब तक पति का नाम ना जुड़े, तब तक वो एंटिटी है ही नहीं। या तो पापा का नाम जुड़ेगा या तो पति का नाम जुड़ेगा। द marital exception to the IPC's definition of rape was considered on the basis of Victorian patriarchal norms that did not recognize men and women as equals. ये इसको रिकग्नाइज करते हैं, दिस द हिस्ट्री कि भाई पहले से चलता आ रहा है। डिड नॉट अलाउ मैरिड वुमेन टू ओन प्रॉपर्टी एंड मर्ज द आइडेंटिटीज ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ। ये ऑस्टेंसिबल ओनर वाला जो सेक्शन 41 ऑफ TPM है, उसमें क्या हो रहा है कि ऑस्टेंसिबल ओनर के भाई नाम करा रखिए पर लेकिन मैनेज तो मेल पर्सन ही कर रहा है ना प्रॉपर्टी को, अंडर द डॉक्ट्रिन ऑफ कोवर्चर। इसी लॉजिक भी बनाया होगा उसको भी। वायलेटिव ऑफ, ठीक है चलो डॉक्ट्रिन ना याद रहे, बस हमें ये जानना है कि कैसे शुरुआत में इनको 1860 में जब ये बना था तो उसको प्रॉपर्टी मानते थे, उसको इंडिपेंडेंट लीगल एंटिटी नहीं मानते थे। मतलब बहुत पुरानी बात हो गई। वायलेटिव ऑफ आर्टिकल 14, मैरिटल रेप वायलेट्स द राइट टू इक्वालिटी एनश्राइंड इन आर्टिकल 14 ऑफ IPC. The exception creates 2 classes of women based on their marital status and minimizes actions perpetrated by men against their wives. तो इसमें क्या है, वायलेटिव ऑफ आर्टिकल 14, इसको 14 से वायलेटिव माना जाता है कि ये राइट टू इक्वालिटी के अगेंस्ट है। ऑब्वियसली बात है। तो 2 क्लासेस ऑफ वुमेन बनाया था बेस्ड ऑन द मैरिटल स्टेटस एंड इम्यूनाइजेस एक्शंस परपेट्रेटेड बाय मेन अगेंस्ट द वाइफ्स। इन डूइंग सो द एक्सेप्शन मेक्स पॉसिबल द विक्टिमाइजेशन ऑफ मैरिड वुमेन फॉर नो रीजन अदर दैन देयर marital status while protecting unmarried women from those same acts. Victimization of married women defeats the spirit of section 375. Defeats the spirit of section 375. The purpose of 375 of IPC is to protect women and punish those who engage in inhuman activity of rape. However, exempting husbands from punishment is entirely contradictory to that objective, as the consequences of rape are the same whether a woman is married or unmarried. क्या बोल रहा है ये, exempting husbands from punishment is entirely contradictory, कि भाई आप बोल रहे हो कि नहीं कर सकते बिना कंसेंट के, पर लेकिन आप वाइफ बस वो ये मैरिड है इस नाम पर अगर आप बोल रहे हो कि हो सकता है इटकोस, तो वो चीज़ गलत बात है। तो मतलब आप कॉन्ट्राडिक्टरी जा रहे हो उस ऑब्जेक्टिव के। एज द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ रेप आर द सेम वेदर वुमेन इज़ मैरिड और अनमैरिड। भाई कॉन्सिक्वेंस तो वही है ना कि हाँ उसकी फीलिंग्स हर्ट हो रही हैं, वो क्या वर्ड्स थे, एम्पावर, डिग्रेड और डिसएम्पावर कर रहे हो वुमेन को। आपने सारे राइट्स दे रखे हैं, ये वाला राइट छीन कर आप उसको डिसएम्पावर कर रहे हो। वुमेन के राइट्स को कहाँ प्रोटेक्ट किया आपने ऐसे। फिर आ जाते हैं इनह्यूमेन एक्टिविटी ऑफ रेप। इसमें ये वर्ड तो डालना ही है, दिस इज इनह्यूमन। हिंदी में दुष्कर्म करके मार दिया, तो दुष्कर्म क्या है, वो यही तो है। एग्जेम्प्टिंग हस्बैंड्स फ्रॉम पनिशमेंट कॉन्ट्रोडिक्टरी है। मोर ओवर मैरिड वुमेन में एक्चुअली फाइंड इट मोर डिफिकल्ट टू एस्केप एग्जैक्टली कि घर के एक कंडीशन में, शेयर्ड हाउस होल्ड के कंडीशन में शी विल फाइंड इट मोर डिफिकल्ट कि भाई यहाँ पे भाग ही नहीं सकती, क्योंकि वो तो घर में ही है जो टॉर्चर कर रहा है, जो वायलेंस कर रहा है या जो मैरिटल रेप कर रहा है। दे आर लीगल एंड फाइनेंशियली टाइड टू देयर हस्बैंड्स। ये तो यहाँ पे बंधी हुई हैं और फिर बोल दो भाई शादीशुदा है तो ये तो होगा ही, दैट इज़ ऑल रॉन्ग, दैट इज़ अगेंस्ट देयर राइट्स। वायलेटिव आर्टिकल 21 ऑफ कोर्स वी हैव टू मेंशन 375 का क्लॉज 2 वो एक्सेप्शन 2। उसके बाद वो एक्सप्लेन करना तो डालना ही डालना है। फिर आर्टिकल 14 के अगेंस्ट है। आर्टिकल 14 क्या है, राइट टू इक्वालिटी नहीं हो रही है इसमें। फिर 21 डालना है, राइट टू पर्सनल लिबर्टी वाला डालना है इसमें। और इसमें केसेस हैं कुछ, ओके सबसे इम्पोर्टेंट केस कौन सा, पुत्तस्वामी डालेंगे। चलिए, तो आर्टिकल 21 इंक्लूड्स अ राइट टू हेल्थ, प्राइवेसी, डिग्निटी, सेफ लिविंग कंडीशंस एंड सेफ एनवायरनमेंट। एग्जैक्टली, ये सब चीज़ें प्रोवाइड करना ज़रूरी है 21 को प्रूव करने के लिए।
वरना वायलेशन होगा. इन द स्टेट ऑफ कर्नाटका वर्सेस कृष्णप्पा, the Supreme Court held that sexual violence, apart from being a dehumanizing act, is an unlawful intrusion of the right to privacy and sanctity of a female. In the same judgment, it held that non-consensual sexual intercourse amounts to physical and sexual violence. ये भाई वो sexual violence माना जाएगा. In the case of, ये कोई केस है, सुप्रीम कोर्ट ने इक्वेट किया कि वो इक्वल हो जाता है उसके. चलिए, द सुप्रीम कोर्ट रिकग्नाइज द राइट टू प्राइवेसी एज अ फंडामेंटल राइट ऑफ ऑल सिटीजन्स. सुप्रीम कोर्ट ने ये जो भी राइट टू प्राइवेसी है उसको फंडामेंटल राइट माना कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है राइट टू प्राइवेसी, राइट टू बी लेफ्ट अलोन. द राइट टू प्राइवेसी इंक्लूड्स डिसीजनल प्राइवेसी reflected by an ability to make intimate decisions primarily consisting to one's sexual or procreative nature and decisions in respect of intimate relations. तो मतलब ये प्राइवेसी का राइट है कि भाई राइट टू मेक an ability to make intimate decisions primarily consisting of one's sexual or procreative nature. In all these judgments, the Supreme Court has recognized the right to abstain from sexual activity for all women. In all these judgments, Supreme Court has recognized the right to abstain कि भाई उसका राइट है अपने आप को दूर करने का उन सबसे, इररिस्पेक्टिव ऑफ द मैरिटल स्टेटस कि भाई वो मैरिड है नहीं है, उनका राइट है भाई, नो इज़ नो, एज अ कंसेंट एज अ फंडामेंटल राइट कन्फर्ड इनके हिसाब से, इन सब केसेस के हिसाब से आर्टिकल 21 में ये सब चीज़ें राइट है उसके पास. देयरफॉर फोर्स्ड सेक्शुअल कोहैबिटेशन, क्या वर्ड दिया है, फोर्स्ड सेक्शुअल कोहैबिटेशन, ये देखो सबसे ज़्यादा ये अफेक्ट कब करता है, क्योंकि द वुमेन इज़ लीगली एंड फिनेंशियली टाइड टू देयर हस्बैंड्स. ये पूरा यहीं पे तो आ जाता है फॉल्ट. तो यहाँ पे है कि इज़ अ वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21. वे फॉरवर्ड कंक्लूजन. ओके, व्हाई रेप इज़ अलाउड बाय लॉ, मोर देन 2/3 ऑफ वुमेन इन इंडिया beaten and forced to provide sex regardless of the socio-economic positions. Oh my god. ओके, तो ये दोनों पढ़ते हैं. तो यूनाइटेड नेशंस यूनाइटेड नेशंस डिक्लेरेशन ऑन द एलिमिनेशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, ये थोड़ा सा इंटरनेशनल वाला नाम डाल देंगे तो अच्छा रहेगा. डिफाइंस वायलेंस अगेंस्ट वुमेन एज एनी एक्ट ऑफ जेंडर बेस्ड वायलेंस. जेंडर बेस्ड वायलेंस ही तो है ये कि वुमेन है तो भाई वायलेंस करो दैट रिजल्ट्स इन और इज़ लाइकली टू रिजल्ट इन फिजिकल और सेक्शुअल और मेंटल हार्म और सफरिंग टू वुमेन, including threats of such acts, coercion, or arbitrary deprivation of liberty, whether occurring in public or private life. CEDAW, CEDAW. The Union Committee on Elimination of Discrimination Against Women recommended that the Indian government should criminalize marital rape. हाँ, तो CEDAW ने बोला, CEDAW said कि भाई मैरिटल रेप को क्रिमिनलाइज करना चाहिए इंडियन गवर्नमेंट को. तुम बाकी सब चीज़ें वैसे तो वुमेन एम्पावरमेंट कर रहे हो, उनकी प्रोग्रेस में काम कर रहे हो, पर लेकिन यहाँ पे तो डिसएम्पावर और डिग्रेड कर रहे हो ना वुमेन के राइट्स को. आप उनका आर्टिकल 14 वायलेट कर रहे हो, आप उनका आर्टिकल 21 वायलेट कर रहे हो. बाय रिमूविंग दिस लॉ, वुमेन विल बी सेफर फ्रॉम अब्यूजिव स्पाउसेज, कैन रिसीव द हेल्प नीडेड टू रिकवर फ्रॉम मैरिटल रेप एंड कैन सेव देमसेल्फ फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस, सेक्शुअल अब्यूज़. ये क्यों नहीं कर रहे, इन्होंने वो नहीं लिखा कि इंडिया क्यों नहीं कर रहा है. मतलब भाई कुछ तो रीजंस होंगे ना यार, इंडिया इज नॉट डूइंग दैट. मज़े तो नहीं आए ना उनको राइट्स लेने में, और कि नहीं भाई शादीशुदा हो गए तो फिर तो करना ही पड़ेगा. इंडियन लॉ नाउ अफोर्ड्स हस्बैंड्स एंड वाइफ सेपरेट एंड इंडिपेंडेंट लीगल आइडेंटिटी. आप तो ये हो गया ना, इंडिपेंडेंट लीगल आइडेंटिटीज मिली हुई हैं एंड मच जूरिस्प्रूडेंस इन द मॉडर्न एरा. अभी ना मुझे लगता है कि इंडिया इज़ नॉट इंफ्रास्ट्रक्चर तो है ही, पर लेकिन सोशली भी है, पर लेकिन बहुत सारे वेज में ना भी इक्विप्ड नहीं है कि वाले केसेस भी ले पाए. मतलब बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट हुआ है तो इसमें भी हो जाएगा, पर लेकिन हो जाना चाहिए. And much jurisprudence in the modern era is explicitly concerned with the protection of women. Therefore, it is high time that the legislature should take cognizance of this legal infirmity. Can we call it legal infirmity? I think we can. We just explained that. कि मतलब आपने सारे राइट्स दे रखे हैं, बस हमारा राइट नहीं दे रखा. एंड ब्रिंग मैरिटल रेप विद इन द पर्व्यू ऑफ रेप लॉज बाय एलिमिनेटिंग. अच्छा, ये एलिमिनेट कर देंगे तो मैरिटल रेप हो जाएगा. ये मैंने एक और आर्टिकल खोला हुआ था क्योंकि आई थॉट दैट सर्टेन थिंग्स आर नॉट कवर्ड देयर. हमें 400 से 500 वर्ड्स का ऐसे लिखना होता है, ये 2700 वर्ड्स का है. तो एक बार इसको फटाफट से ऊपर से गो थ्रू करते हैं. रेप हीनस एक्ट है सेक्शुअल इंटरकोर्स का, नेचुरल पर्सन जो करता है बिना कंसेंट के. रेप तो रेप है भाई, शादी हुई है नहीं हुई है, व्हाट इज़ दैट लॉजिक.
For a long duration of time, rape was contemplated to be caused by rampant sexual impulse. Now, it is considered as a pathological contention of power over a victim. क्या ये pathological contention of power? Just to feel powerful, I think men do that, and that is no comments. Section 375 of IPC defines rape as an act committed by a man against the will and without the consent of a woman. Okay, against the will, without consent. No is no. However, marital rape is an act that is committed by husbands against their wives, non-consensually. In this work, I'll discuss the details कि ये होता क्या है और क्यों criminalize होना चाहिए. Okay, this is what she's supporting. Marital rape or spousal rape means indulging in sexual intercourse with one's spouse without consent. The absence of consent. तो इसमें क्या हो रहा है कि जो सारी वुमेन है ये ब्लेम यही चीज़ पे करती हैं. इंटरनेशनल कन्वेंशंस में भी बोला हुआ है कि भाई रिग्रेसिव है और हमें क्रिमिनलाइज कर देना चाहिए इसको. इंडिया इज़ वन ऑफ द 36 कंट्रीज़ जिसमें ये मैरिटल रेप को क्रिमिनलाइज नहीं किया है. एक्सेप्शन 2 के बारे में बात की है जो अभी हम पढ़ के आए हैं. 15 साल से ऊपर की तो बात करता है पर लेकिन सबको नहीं करता. इंडिया ऑलमोस्ट ये जो सारे हैं सब पे सेक्सुअल वायलेंस होता है. नोटिस जिसमें ना वही चीज़ें रिपीट की हुई हैं. यहाँ पे बहुत सारे केसेस डाले हुए हैं और फिर यहाँ पे ना डॉक्ट्रिन ऑफ कोवर्चर वाला जो पोर्शन है वो यहाँ पे रिपीट किया हुआ है. हमें बस मेक श्योर करना है कि हमें एक्सेप्शन 2 ऑफ सेक्शन 375 डालना है. आर्टिकल 14 और 21 की बातें करनी है, कैसे वायलेशन हो रहा है. 1-2 केसेस और डालने हैं. फिर विशाखा वाला ही मेंशन कर थोड़ा सा पोर्शन ऑफ रेप वाला पोर्शन में ऐड कर सकते हैं. कैसे गाइडलाइंस ऐड की थी. यूनाइटेड नेशंस का क्या टेक है वो था सीडो वाला. और फिर उसके बाद वो कहते हैं कि हमें हटा लेना चाहिए, मतलब हमें क्रिमिनलाइज कर देना चाहिए. उसके बाद यहाँ पे है कि इसको क्राइम की तरह ट्रीट करना चाहिए. कोई भी मतलब उसकी प्रॉपर्टी नहीं है मैन की. और इतने सारे हम जब प्रोटेक्शन दे रहे हैं वुमेन को तो ये और प्रोटेक्शन ऐड करके आई थिंक वी कैन वी थिंक इन कंक्लूजन कि उससे ज़्यादा राइट्स हम दे सकते हैं. मतलब हमें तो जनरल रहना है. Therefore, by keeping in mind the fundamental rights of a woman and her right to be recognized as an independent legal body, notwithstanding marital status, new laws should be made and imposed more effectively.